देखो ये जो सर्कुलर मोशन है सबसे आसान टॉपिक है, कुछ नहीं होता है, बस उसको रिलेट करना है जो आप लोगों ने ऑलरेडी 3 इक्वेशन पढ़ी हुई हैं उससे। उसके अलावा कुछ इसमें खास चीजें होती हैं, स्पेशल चीजें होती हैं, वो अपन देख लेते हैं कि क्या है। ये एक छोटू सा सर्कल है हमारा, इस सर्कल की रेडियस आर होती है, ये सर्कल की रेडियस आर होती है। एक पार्टिकल ले लेते हैं, और क्या आया पार्टिकल, पार्टिकल यहाँ पे बैठ गया। अब पार्टिकल चलेगा, कहाँ चलेगा, इस सर्कल में ही चलेगा, मतलब इस सर्कल के पाथ को ही फॉलो करेगा। तो ये सर्कल यहाँ से चलना चालू हो गया भाई, चलो कहाँ तक चला, यहाँ तक चला, थोड़ा आगे निकल गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये जितना चला है यहाँ से लेके चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ तक पहुंच गया। ये कुछ डिस्टेंस कवर किया। जो सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है, समझ में आता है। तो मतलब ये कुछ सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट कवर किया, ठीक है, उसको मैं डिनोट कर देता हूँ एस से, ठीक। अब जब इसने इतनी डिस्टेंस कवर की है तो इसमें कुछ थीटा चला है, थीटा समझ में आता है, यानी कि ये तो आप 10th क्लास से पढ़ रहे हो, आर थीटा एस। तो क्या होता है थीटा यहाँ पे, आर्क लेंथ, याद करो, आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। तो क्या थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लूं, एस बाई आर। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सिंपली इसको बोलते हैं अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक, वो होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, इसकी खासियत ये याद रखिएगा, जो थीटा है ये हमेशा आपको कहीं भी रखना है तो किस में रखना है, रेडियन में। डिग्री में रखेंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको गलत जवाब देके चला जाएगा। थीटा 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 रेडियन में रखना है, रेडियन में रखना है, रेडियन में रखना है, ठीक। अब जब अपन लीनियर मोशन पढ़ रहे थे या 1D मोशन पढ़ रहे थे तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ी थी। और वेलोसिटी भी दो टाइप की पढ़ी थी, एक पढ़ी थी एवरेज वेलोसिटी और एक पढ़ी थी इंस्टेंटेनियस। यहाँ भी दोनों को पढ़ लेते हैं। एक चीज होता है ओमेगा, क्या होता है ओमेगा, इस केस में इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, यानी कि ये मैं किस एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस। अगर इसी को मुझे लिखना हो डेल थीटा बाई डेल टी, यानी कि ये मैंने क्या लिख दिया, एंगुलर एवरेज, ठीक है, आता है समझ में। अब ये हो गया मेरा एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद क्या पढ़ूं, एक्सीलरेशन आएगा, जैसे लीनियर में आया था इसमें भी आएगा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, या इसी को क्या लिख लूं, डी ओमेगा बाई डी टी। बोलो भाई क्लियर है। अब जैसा कि लीनियर वाले में या 1D वाले में अपन पढ़ रहे थे कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो वो जो तीनों इक्वेशन है वो लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ भी ऐसा मान लेते हैं कि अगर एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तीनों इक्वेशन में बस एक ही जगह क्या लिख लो, अल्फा लिख लो। जहां वहां v था यहाँ क्या लिख लो, ओमेगा लिख लो। जहां वहां u था यहाँ क्या लिख लो, ओमेगा नॉट लिख लो, ठीक है। जहां वहां डिस्प्लेसमेंट में s था यहाँ क्या लिख लोगे, थीटा लिख लोगे। तो इसकी पूरी इक्वेशंस बन जाएंगी। हाँ बेटा, हाँ देखो इसमें ना ये वाली जो इक्वेशन है ना इसी से निकाल लेते हैं। देखो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एस बाई आर। तो क्या इसमें मैं एस इज इक्वल टू थीटा आर लिख लूं। अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, डी एस बाई डी टी और थीटा आर डी बाई डी टी। बोलो भाई, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वी होता है। आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। डी थीटा बाई डी टी कहीं निकाले थे अपन, ये रहा ओमेगा, ये आ गया। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। v क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। r क्या होती है, रेडियस। क्लियर है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था। तो यहाँ v की जगह क्या लिख लूं, ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह
अल्फा टी की जगह टी, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। लीनियर में एस इज इक्वल टू क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ क्या हो जाएगा एस की जगह थीटा, यू की जगह ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर तीसरी क्या होती थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ क्या हो जाएगी वी स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस, हो गई तीनों इक्वेशन। इसके बाद अब जो यहाँ इस सर्कुलर मोशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। अच्छा इसमें एक चीज और देख लो, जो थीटा पर ने डिस्प्लेसमेंट निकाली है, जो मैंने ये आर लिया था ना, इसी को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया था या इसी को ओरिजिन मान लिया था, तो जो थीटा था वो सिंपली मैंने ये बोल दिया था। लेकिन मान लो उस समय पार्टिकल यहाँ पे रहा होता, यहाँ पे, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई होती है एंगुलर, वो ये हुई होती। ठीक, तो इस कंडीशन में कैसे निकालते, यहाँ से टोटल ले लेते, इसको बोल देते सर ये कितना है थीटा 1, और ये जो अंदर वाला है इसको बोल देते थीटा 2, और जब थीटा निकालना होता तो क्या कर देते थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब आते हैं इसके एक्सीलरेशन के ऊपर। वैसे आपका जो सिलेबस है उसमें सर्कुलर मोशन है ही नहीं, उसमें है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं उसको, UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें बेटा जो अभी तक अपन ने पढ़ा, इसमें जो आपने अल्फा पढ़ा ना, अल्फा, अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए, अल्फा क्या पढ़ा आपने, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाए अगर 0 हो जाए, एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है यानी कि क्या, यानी कि वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में जो मोशन होगा सर्कुलर मोशन, उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा, जो अपन ने पहले के तीनों इक्वेशन ये पढ़े थे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें ऐसा होता था ना कि कभी जो एक्सीलरेशन होता था वो 0 हो जाता था कि नहीं होता था, तो उस कंडीशन में v इजिकल टू क्या हो जाता था, यहाँ भी कई बार ऐसा होगा कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में v इजिकल टू क्या हो जाएगा u। यहाँ पे s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था तो कभी u 0 हो जाता था, यहाँ भी हो सकता है। कभी a ये 0 हो जाता था तो s इजिकल टू यू टी हो जाता था, यहाँ भी हो सकता है। कभी यहाँ जो a था यानी कि अल्फा 0 जब होगा यूसीएम के केस में, स्पेशल देखो यूसीएम वाले केस में जब जब अल्फा 0 होगा, ये अल्फा 0 मान लो, इसको भी 0 मान लो और इसको भी 0 मान लो, तो यहाँ क्या होगा ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो गई बोलो, मतलब कांस्टेंट हो गई। इसी को लेके थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। ये जो पूरा आपका सर्कुलर मोशन होता है, ये जो पूरा सर्कुलर मोशन होता है, इसमें ससुरा स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक, यही इसकी स्पेशलिटी है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो स्पीड है वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है। अब मोशन किस में हो रहा है, सर्कल में हो रहा है, यानी सर्कल वाले पाथ को वो फॉलो कर रहा है, यानी सर्कल में जब घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन हर सेकेंड हर पल क्या होगी चेंज होगी। और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। हाँ, स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं तो एक्सीलरेशन होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो ये जो एक्सीलरेशन वाला केस है, इसमें होगा ये कि मान लो ये पार्टिकल एक बार यहाँ था, एक बार पार्टिकल ये यहाँ पे आ गया। अब जब यहाँ था तो मान लो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे था इसको दे देते हैं नाम बी, इसकी स्पीड बोल देते हैं वी ए रही होगी, इसकी स्पीड बोल देते हैं वी बी रही होगी। ठीक, अब जब इसमें आपको एक्सीलरेशन निकालना होगा बेटा, तो एक्सीलरेशन एक्चुअली में दो आ जाएंगे इसमें, एक आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक आ जाएगा सेंट्रीपिटल की फुगल। सेंट्रीपिटल किस साइड लगता है और सेंट्रीफ्यूगल किस साइड लगता है, अरे वाह तुम लोग सब जानता है।
तो इसमें जो दो तरह के एक्सीलरेशन लगेंगे, देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये जो वेलोसिटी है इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, एक तो इसकी डायरेक्शन। तो अगर उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, मान लिया कि यूसीएम नहीं है, यूसीएम की बात नहीं कर रहे हैं, और उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि स्पीड चेंज होगी तो डीवी बाई डी टी क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, यानी कि स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उस कंडीशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। बट स्पीड तो चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन तो हर पल चेंज हो ही रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन, और डायरेक्शन जब चेंज हो रही है तो डायरेक्शन में जो चेंज होगा उसके कारण एक एक्सेलरेशन आता है, उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। दो एक्सेलरेशन की बात की मैंने, पहला आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको एटी बोलते हैं, वो किसके कारण आता है, डिफरेंस इन स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऐसा बोल सकते हो। दूसरा मैंने क्या बात की, रेडियल एक्सेलरेशन, या इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये क्यों आता है, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन है वो हर मोमेंट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्या मुझे कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे लिखूं, बता पाएगा, बहुत सिंपल है, डीवी बाई डी टी, ऐसा बोल रहे हो या ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो कि ऐसा बोल रहे हो, डी बाई डी टी वी के ऊपर ऐसा लगा के ऐसा वाला बोल रहे हो, मतलब इसका ज्ञान है तुम लोग को। चलो देखो इसमें जो दो अच्छा एक और पढ़ ले, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक और एक्सीलरेशन होता है जिसको बोलते हैं ए नेट या ए टोटल। तो ए टोटल जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिखा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसमें बस इतना समझो कि अगर स्पीड जो थी ना, स्पीड 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 वी ए, यहाँ मैंने इसको लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, v इक्वल टू ओमेगा आर होती है, तो मान लिया कि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, तो उसके मैग्नीट्यूड में जो चेंज हो रहा होगा उसके कारण जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। तो वो ये होता है। ठीक, और ये जो लिखा हुआ है ये तब लिखेंगे, वो ये यही चीज दे देता है, ए नेट। ये क्या दे देता है, ए नेट। तो सर फिर ये ए आर क्या होता है, तो ये जो ए आर होता है दूसरे नंबर वाला, जिसको रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, या इसी को क्या लिख देते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बैंकिंग ऑफ फ्रॉड, ये पढ़ा है क्या आपने, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड अभी नहीं पढ़ा, तो शायद सर एनएलएम वगैरह में पढ़ाएंगे। अरे बाइक है, ऐसे लेके जाते हो जब रोड इस साइड झुकी हुई होती है, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ, नहीं देखा कभी, पहाड़ वगैरह में ऐसा होता है, इस तरह की रोड होती है ना, सीधी नहीं होती, ये होती है हॉरिजॉन्टल रोड, इसको ऐसे हल्का सा झुका दिया जाता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं कि जो रोड है उस पे एक एंगल पे हल्का सा उठा दिया गया है, तो आपकी गाड़ी ऐसे जाती है, ऐसे जाती है ऐसे। तो इसको बोलते हैं, इस रोड की क्या की गई है, बैंकिंग की गई है। ऐसा क्यों किया जाता है, पानी वानी नहीं भाई, ताकि अच्छा ऐसा इसलिए किया जाए तो पानी ढंग के इस साइड आ जाए और बह जाए नाली में। बहुत बढ़िया। देखो इसमें क्या होता है, ये जो भी अपन ने अभी बकवास की उससे एक निष्कर्ष समझ में आता है कि अगर कोई एक पार्टिकल है उसको सर्कुलर मोशन में घूमना है, ठीक, अरे सबकी कंडीशन होती है ना, तुमको अगर यहाँ आना है तो यूनिफॉर्म पहन के आना है, नहीं आना है तो भगा देंगे। ठीक, सबकी एक कंडीशन होती है। तो उसी तरह से एक पार्टिकल को अगर एक सर्कल में घूमना है, एक सर्कल में घूमना है, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है, ठीक, कि उसका जो रेडियल के साइड एक्सीलरेशन है वो इतना उसको होना पड़ेगा। ये एक वैल्यू बताता है, ये आगे चल के आप थोड़ा सा एनएलएम में भी और पढ़ेंगे। इसी को जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलेंगे, कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल एक रेडियस में घूम रहा है, तो वो कब घूम सकता है, तो वो तभी घूम सकता है जब अंदर के साइड वाला जो फोर्स है, जितने भी उसमें नेट फोर्स लग रहे होंगे, एक ही फोर्स थोड़ा होगा दुनिया में, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा गाड़ी में, और भी कोई कोई फोर्स हो सकते हैं, आप लोग स्प्रिंग्स पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, तो जो भी उस पार्टिकल में नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी किससे, एम ओमेगा स्क्वायर आर से। ये एफ फिजिकल टू एम ए होता है, अभी पढ़ा नहीं है शायद तुम लोगों ने, थर्ड लॉ जो होता है ना, एफ फिजिकल टू एम ए पढ़ लिया क्या, हाँ, तो बस ये समझ लो ये एक्सीलरेशन है, इसमें m का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ma हो जाएगा। तो जो भी उसमें नेट फोर्स होगा पार्टिकल में, जो एक सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, उसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा एम ओमेगा स्क्वायर
r से, तब जाके आपका जो भी उसमें वैल्यू निकालनी होगी वो आ जाएगी। ठीक, तो इतना ही था आपके सर्कुलर मोशन में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि दो एक्सेलरेशन होते हैं, टेंजेंशियल और रेडियल। बट अब क्योंकि जो सर्कुलर मोशन का यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो आपके सिलेबस में है, तो सीधी सी बात है उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। बस समझने वाली बात ये है कि आपके सिलेबस में यानी कि यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। बोलो भाई। इससे एक बात और समझ में आती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर आपने बोला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा और जो ए नेट होगा वो इतना होगा। तो सर क्या मैं बोल सकता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सेलरेशन के बराबर होगा। बोलो भाई। बिल्कुल बोल सकता हूँ और यही होगा। ठीक है, कि यूसीएम जब भी होगा तो यूसीएम में जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसमें लग रहे रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। आती है बात समझ में। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी। एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। ठीक, जैसे ये मान लो एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया तो टोटल कितना चलेगा, एक राउंड में कितना चलेगा, थीटा कितना कवर करेगा, 360 को क्या लिखते हैं 2 पाई। तो मान लेते हैं कि अगर एक रिवॉल्यूशन ऐसा कर रहा है तो एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा 2 पाई। मान लो n रिवॉल्यूशन करता है तो n रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा बस। ठीक है, तो ये था आपके सर्कुलर मोशन का